अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 20 ही है। देखें, लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो कि हमने बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। बोर्ड के वाले से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको हमने स्टडी किया था, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट जो रह गए वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या है? अ रेडिएशन स्पेक्ट्रा इन विच द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस emitted by atom of substance are so close to each other that they give continuous flow of overlapping images is called a continuous spectrum। वो कह रहे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेडिएशंस इमिट होती हैं और वो जो इमिट होकर लाइंस बनती हैं वो लाइंस इतनी क्लोज होती है कि उनके अंदर किसी किस्म का कोई गैप नहीं होता, तो हमें वो लग रहा था कि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे आप एक पॉइंटर के साथ लाइन बनाएं, दूसरी लाइन उसी के साथ अटैच करें, तीसरी लाइन भी उसी के साथ अटैच करें, तो ये एक आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, एग्जांपल्स इसके क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकलती हैं उन रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम नाम देते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का। उसके बाद है लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ये इसकी दूसरी टाइप है। अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ discrete lines corresponding to single wavelength of emitted radiation is called as line spectrum। लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसा होता है कि पहले एक लाइन आएगी, फिर हल्का सा गैप होगा, दूसरी लाइन गैप के साथ आएगी, तीसरी लाइन थोड़े से और गैप के साथ, एंड इस तरीके से गैप्स बनते जाएंगे। तो आप उनको एक लाइंस की सूरत में देखेंगे। इनमें जो है ना, ये एक दूसरे के अंदर जो लाइंस है वो मर्ज नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इन लाइंस के अंदर क्या मौजूद होगा? गैप मौजूद होगा, इसलिए हम इनको नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम का। जबकि जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था वो तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो वो लाइन की शेप नहीं देते, इसलिए उनको लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें लाइंस नजर आ रही होती है, इसलिए हम इनको लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है, एटम का स्पेक्ट्रा बनता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेजर ओवर ऑर्डिनरी लाइट। ये आप एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, शार्पली आप फोकस कर सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक होता है और कोहेरेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन और आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर फर्क पूछ रहा हूं। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। The energy required to lift an aeroplane from ground state to any higher allowed state is called excitation state, and corresponding potential is called excitational potential। वो कह रहे हैं वो एनर्जी जो किसी चीज को लिफ्ट कर दे, लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट के ऊपर? हाई स्टेट के ऊपर। तो इस दौरान जो एनर्जी यूज होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी, और जो पोटेंशियल यूज होगा वो एक्साइटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। वो एनर्जी जो किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। एंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन के एटम की ग्राउंड स्टेट के ऊपर वो इतनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो पहले स्पॉन्टेनियस को डिस्कस करते हैं। एज एक्साइटेड इज हाईली अनस्टेबल स्टेट विद द टाइम ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड, सो द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइट इटसेल्फ विद एमिशन ऑफ फोटोन इन एनी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। एक्साइटेड जो होती है ना, एक्साइटेड इज हाईली अनस्टेबल स्टेट जो होती है, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड, वेरी स्मॉल टाइम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी एक्साइट भी हो जाता है खुद ब खुद इटसेल्फ विद एमिशन ऑफ फोटोन, यानी कि एक्साइट भी जल्दी होता है और डी एक्साइट भी जल्दी होता है। जितनी जल्दी एनर्जी लेके गया उतनी जल्दी वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद ये दोबारा वापस आएगा और कौन सी स्टेट के अंदर चला जाएगा? डी एक्साइट स्टेट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन, इफ एटम सेट इन एक्साइटेड स्टेट यानी कि मेटास्टेबल स्टेट जो कि हाई एनर्जी स्टेट होती है फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के लिए, 10⁻³ इज अ लार्ज टाइम एज कंपेयर्ड टू 10⁻⁸, देन एन इंसिडेंट फोटोन ऑफ इंटर इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल। तो जो फोटोन इस शेल के अंदर इंटर होता है उसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर होती है। इंक्लूड्स देन द एटम ऑफ डिके बाय एमिटिंग अ फोटोन दैट travel in the direction of incident photon. This process is called stimulated or induced emission। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।